एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा और यह वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मैंने जो पढ़ाया उसमें जो मुख्य बिंदु, प्रमुख पॉइंट्स जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। और इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का मतलब किस टाइप्स का क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास कोई समस्या है और भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है, यदि कोई समस्या आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पंचायत पे जाकर हमसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, हम लोगों ने पहले पार्ट में जो कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम आए, जो एक्ट आए, उन एक्टों को पढ़ा और समझा। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जब पूर्णतः सत्ता आ जाती है, तो उसके बाद जो अधिनियम आए उन अधिनियमों को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँगा कि कौन से पॉइंट अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की संभावना क्या है। तो दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा समझा। अब सेकेंड वीडियो में पढ़ते हैं जब 1857 के बाद जब शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है, उसके बाद के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद वो जो कि एक भारतीयों के असंतोष के कारण उत्पन्न हुई थी, तो इससे ब्रिटिश जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटेन की महाराज और महारानी थी, ब्रिटिश क्राउन थे, वो चिंतित थे। वो जानते थे कि कहीं न कहीं जो यह विद्रोह हुआ है वो भारतीय असंतोष के कारण हुआ है। तो उस असंतोष को ख़त्म करके कुछ नया तरीका से शासन करने की एक प्रणाली विकसित हुई, जिसे हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 और इसी अनुसार भारत शासन अधिनियम 1861 पढ़ेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो वर्तमान हमारा संविधान है, सबसे अधिक यदि प्रभाव दिखता है वर्तमान संविधान पे, तो 1858 के बाद की जो एक्ट आई उसका अधिक प्रभाव है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले 1858 में एक अधिनियम आती है 1857 के विद्रोह के बाद। तो क्योंकि विद्रोह के कारण असंतोष की भावना पैदा हो गई थी, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष थी। तो उस असंतोष को खत्म करने के लिए महारानी विक्टोरिया द्वारा एक अधिनियम पास किया जाता है, जिसे इलाहाबाद में कैनिन के द्वारा पढ़ा जाता है और जिसे उच्च वर्ग के लोग ने और शिक्षित वर्ग ने मैग्ना कार्टा कहा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि उच्च वर्ग और शिक्षित वर्ग हमेशा चाटुकार रहे हैं, तो वो मैग्ना कार्टा कहेंगे ही। उसमें विभिन्न प्रावधान थे। उस प्रावधान में से एक प्रावधान यह था कि जो भारत का गवर्नर था, अब उसे समाप्त करके वायसराय नाम दे दिया गया। उस पद को हटा के, भारत के गवर्नर जनरल को पद हटाकर अब वायसराय दे दिया गया। और यह सौभाग्य सबसे पहले किनको प्राप्त होता है? तो यह सौभाग्य सबसे पहले लॉर्ड कैनिन को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वायसराय पद सृजन हो जाता है। और एक जो हम लोग जानते हैं कि 1773 के एक्ट में कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का सृजन होता है और बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन होता है, जिसे हम लोग क्रमशः निदेशक मंडल, सत्ताधारी मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल कहते थे। उन पदों को समाप्त कर दिया जाता है। खास बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया जाता है और उस पद के जगह एक नया पद भारत सचिव का पद सृजन किया जाता है। और भारत सचिव के जो होंगे वो कौन होंगे? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कोई सदस्य होंगे। तो भारत सचिव का पद सृजन हो गया और उसके सहयोग के लिए एक 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। और भारत सचिव और भारत परिषद के सम्मिलित रूप को गृह सरकार कहा जाने लगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है।
तो सबसे पहला है कि इसमें कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का अब नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो वो वही मैंने बोला कि ब्रिटिश कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और सीधा प्रशासन चला जाता है किसके हाथ में, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधा चला जाता है। और मैं जैसा कि मैंने बताया कि महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र प्रकाशित करती है जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उसे पढ़ा था। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कहीं पे ये भी पूछ दिया गया है, तो मतलब जब कैनिंग द्वारा घोषणा पत्र पढ़ा गया तो उस घोषणा पत्र के बारे में किन लोगों ने मैग्ना कार्टा कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं पे आप शिक्षित वर्ग दिखने को मिल जाएगा और कहीं पे उच्च वर्ग दिख रहे, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर टिक कीजिएगा। जैसे और 1858 के अधिनियम के जरिए जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो पद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सृजन किया गया था उसे अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर 15 सदस्यीय भारत सचिव पद सृजन किया जाता है। तो ये हो गया एक महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सचिव का पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद सृजन किया गया। और इनमें जो 15 सदस्य थे इसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ब्रिटिश क्राउन द्वारा, और बाकी जो 7 सदस्य थे वो कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये हो गया एक पॉइंट। और एक और पॉइंट थी कि जो भारत सचिव जो भारत में काम करेगी उस पर तो कुछ खर्च होंगे, तो चूंकि वो भारत के संदर्भ में कार्य करेंगे इसलिए उनके ऊपर जितने खर्च होंगे वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई इस अधिनियम के जरिए। तो वो वही मैंने लिखा कि भारत परिश्रम सचिव का खर्च भारतीय राजस्व से होगा। और मैंने ये भी बताया कि भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके अब उसका नया नाम वायसराय हो गया, जो कि ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि हुआ करते थे। और इसके साथ एक और थी कि जो वायसराय के पास जो अखंड शक्ति थी, बहुत ज़्यादा शक्ति थी, उस पर कंट्रोल करने के लिए अब वायसराय को मजबूर कर दिया गया कि वो भारत सचिव के आज्ञानुसार कार्य करे, वो भारत सचिव के निर्देशों पर ही कार्य करे। यदि वायसराय कोई कार्य करते हैं इससे पहले वो भारत सचिव की आज्ञा लेना जरूरी समझा गया और वह भारत सचिव ब्रिटिश क्राउन को मतलब इनके कार्यों के बारे में सूचित किया करते थे। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो वो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो वो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा। और कहाँ पर पढ़ा जाता है, तो इलाहाबाद में। तो ये तो आप याद ही रख लीजिए, ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क लगा ले। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति कब कर दी गई, तो ये 2 क्वेश्चन इस यहाँ से अति महत्वपूर्ण है। और ये तीसरा कि भारत गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है। अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1861। तो 1861 का भारत सरकार अधिनियम को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विकास किया गया। तो विकास करने का मतलब क्या कि उसमें गवर्नर जनरल, और क्योंकि यहाँ गवर्नर जनरल मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ वायसराय समझिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले कितने सदस्य हुआ करते थे, पहले 4 हुआ करते थे, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, अब 5वां सदस्य भी इसमें 1861 के एक्ट में 5वां सदस्य भी फिर जोड़ दिया जाता है। अब कितने हो गए, 4 + 1 5 हो गए। अब 5वां सदस्य क्या होना चाहिए, तो 5वां सदस्य विधिक सदस्य होना चाहिए, तो वही मैंने लिखा कि कार्यकारिणी परिषद में 1 बढ़ाकर अब जो 4 थी अब कुल संख्या 5 हो गई। और जो आज का जो विधानसभा देखते हैं और केंद्र में संसद देखते हैं, यदि उसका कहीं मूल बिंदु माना जाए तो वो 1861 का अधिनियम को मानते हैं,
क्योंकि 1861 के अधिनियम से ही विधानसभा की स्थापना होती है और एक संसदीय प्रक्रिया का सूत्रपात होता है। तो विधानसभा की स्थापना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। और विभागीय प्रणाली, आज हम लोग देखते हैं बहुत रक्षा विभाग होता है, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, रेल विभाग, ऐसे करके बहुत सारे विभाग बन के एक संसद कार्य करती है। जो विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत होती है विभिन्न विभागों की, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, जो विभागीय प्रणाली की यदि मूल बिंदु माना जाए तो 1861 का अधिनियम है। तो शुरुआत कौन करता है? तो इसका शुरुआत, जो विभागीय प्रणाली है उसका शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जाता है। तो और इसमें सबसे बड़ी बात, आज हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति का सूत्रपात यदि माना जाए वो भी 1861 के अधिनियम से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वायसराय को ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है जिसकी अवधि 6 महीना होती थी। वो अध्यादेश विशेष परिस्थिति में जारी की जाती थी। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1858 से ये 3 पॉइंट और ये 1861 से 2 पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि एक सिंगल स्टार मारना चाहें तो इस पर मार सकते हैं आप, बस ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम कुछ खास नहीं है, बस इसमें ये है कि एक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। निर्वाचन मतलब अब मनोनयन की जगह पे अब निर्वाचन पद्धति द्वारा विधान परिषद में सदस्य आएंगे। तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत का यदि माना जाए तो 1892 में शुरू होता है। और वो निर्वाचन पद्धति कैसा था? तो वो अप्रत्यक्ष था। आप लोग याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछे आपसे 1892 के अधिनियम द्वारा जो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी उसका स्वरूप कैसा था, तो वह स्वरूप अप्रत्यक्ष था, न कि प्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष आगे चल के आप जैसा मैं पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात कि बजट पे, क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो वो जो कांग्रेस के जो सदस्य हुआ करते थे वो संबंधित मांग वो अपने वायसराय के पास रखने लगे। इस कारण उन लोगों में ज़्यादा मांगने लगे और इस कारण इन्हें जो वायसराय कार्यकारिणी परिषद में भी वो मांग करने लगे कि हमें अधिक मांग दी जाए। तो इस कारण यहाँ पर एक कुछ यह अधिकार देते हुए जो विधान परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाती है, मतलब कि दी जाती है और अधिकार दिया जाता है कि अब वो बजट पे बहस कर सकते हैं और मतदान, लेकिन एक था बजट पे तो बहस कर सकते थे लेकिन मतदान का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। तो ये हो गया। लेकिन और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 लोगों को रख सकते थे। तो ये वायसराय के ऊपर डिपेंड था कि वो अपने परिषद का विस्तार कर सकते थे और परिषद को में अधिक से अधिक 16 और कम से कम 10 लोगों को रख सकते थे। अब आते हैं 1909 का अधिनियम, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से 1909, 1919 और 1935 इससे क्वेश्चन बनते ही है। आप लोग देखिए इसमें क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो 1909 का जो अधिनियम आता है, एक अरुणडेल समिति की सिफारिश पे आता है और जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार या अधिनियम भी कहते हैं। तो उस समय मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे, मार्ले भारत सचिव और मिंटो साहब भारत सचिव और मिंटो साहब वायसराय हुआ करते थे, वायसराय हुआ करते थे। तो इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं या 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए या किस समिति के सिफारिश पे 1909 का अधिनियम आया, तो आप कह सकते हैं कि सर अरुणडेल समिति के सिफारिश पे 1909 का समिति आया। तो सबसे अधिक यह चर्चा में 1909 का अधिनियम क्यों रहा? क्योंकि उसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन एवं क्षेत्र का अधिकार दिया गया था और इसी आधार पर मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और मतदान का प्रावधान दिया गया। क्योंकि अंग्रेज जानते थे यदि भारत की एकता अखंडता को खंडित करना है तो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिमों में
फूट डालना होगा जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ शासन कर पाएंगे। क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यही था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे यहाँ पे हम शासन कर सके, अपना शासन व्यवस्था हम सुदृढ़ कर सके। इसलिए मार्लियामेंटो अधिनियम आता है और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार का प्रावधान किया जाता है। और 1909 के अधिनियम के अंदर ही मतलब कि जो विधान परिषद में जो भारतीय थे उन्हें लोकहित एवं सार्वजनिक मुद्दों पे प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो इससे पहले जो मैंने 1892 में बताया उसमें जो विषय दी जाती थी उसी विषय पर चर्चा हो सकती थी, अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते थे। लेकिन वही आके 1909 के अधिनियम में अब लोकहित और सार्वजनिक विषयों पर वे प्रश्न पूछ सकते थे। और तीसरा है कि वायसराय के परिषद में, जब पहले हम जानते हैं कि वायसराय के परिषद में अधिकांश ब्रिटिश नागरिक हुआ करते थे या अधिकारी हुआ करते थे। अब 1909 के अधिनियम के जरिए प्रथम भारतीय जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके वायसराय के परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया जिनका नाम था SP सिन्हा, जो कि एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल उनको किया गया था। SP सिन्हा उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, SP सिन्हा को। और भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। बस ये जानकारी के लिए रखिए, ये अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है। और इसमें सबसे अंत में ये है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की जाती है। आकार वृद्धि करने का मतलब यह था कि उसमें सदस्यों की संख्या की वृद्धि की जाती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि देखिए ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, भविष्य में चांस है कि यह क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये तो सबसे VVI है, आप इस पर जितना स्टार लगा ले कम है। तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार का प्रावधान किया गया। और तीसरा पॉइंट यह हुआ, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि भारत मतलब कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार किस में दिया गया था? लोकहित और सार्वजनिक मुद्दों पे प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो यह अधिनियम हो जाएगा 1909 का अधिनियम। तो इसमें ये 3 पॉइंट, इसमें ये 2 पॉइंट, इसमें ये 2 पॉइंट और इसमें 2 पॉइंट और इसमें 3 पॉइंट, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1909 के भारत सरकार अधिनियम। तो ये तो बहुत ही VVI है टॉपिक, आप इसे VVI टॉपिक लिख सकते हैं, इसको और इसको, क्योंकि लोग इसी दोनों में कंफ्यूज होते हैं और अक्सर क्वेश्चन गलत कर दिया करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि केंद्र को द्विसदनीय बना दिया गया। द्विसदनीय कहने का मतलब, जैसा कि हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हमारे जो केंद्र में एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। यदि ये लोकसभा राज्यसभा जो आज वर्तमान में देख रहे हैं, कहीं न कहीं उसका 1919 के अधिनियम का विशेष प्रभाव है, जिसके अंतर्गत मतलब केंद्र में द्विसदनीय बना दिया गया। तो द्विसदनीय बना गया और जो पहला सदन था, जो जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, और वर्तमान का जो उच्च सदन राज्यसभा है, तो जो राज्यसभा का जो दर्जा है जो वर्तमान का, वो केंद्रीय विधान परिषद को प्राप्त था। और जो लोकसभा का जो दर्जा है, जो जिसे निम्न सदन कहते हैं, उसे विधान परिषद या सभा बोलते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में कुल 60 सदस्य थे और वही विधान परिषद में कुल 145 सदस्य थे। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। दोस्तों, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस पर जितना स्टार लगा लें कम है, और ये हमेशा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब 2 का शासन। तो 2 का शासन का मतलब क्या है? शासन तो कब होगा? केंद्र का और राज्य का। जब विषयों का बंटवारा होगा तो विषय के अनुसार किसी लोग पर शासन होगा। तो इस अर्थ संदर्भ में द्वैत शासन कहा गया है। तो इस द्वैत शासन के अंतर्गत सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया। सुरक्षित विषय गवर्नर एवं उसकी परिषद करती थी, वही हस्तांतरित विषय में
गवर्नर भारतीय मंत्रियों के सहयोग से और उनके सलाह पे कार्य करती थी। तो जैसे सुरक्षित विषय क्या हो गया, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, सैन्य, ये सब आदि हो गया, सुरक्षित सब्जेक्ट हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो हस्तांतरित विषय है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था, जबकि सुरक्षित विषय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था। और तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सांप्रदायिकता का स्टार्ट 1909 के अधिनियम से हुआ था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार का प्रावधान था, उसे और विस्तृत कर दिया गया। अब उसमें सिख, आंग्ल भारतीयों और तीसरा यूरोपियों को भी शामिल कर दिया गया। तो तीसरा पॉइंट यह हो गया। और हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन पद्धति का शुरुआत तो 1892 में हुआ था, लेकिन कैसा था प्रारूप? अप्रत्यक्ष था। लेकिन यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सीमित मात्रा में होगी। तो क्या होगा, कुछ कंडीशन होगा। तो कंडीशंस क्या थे? तो शिक्षा, कर और संपत्ति के आधार पे आप प्रत्यक्ष वोटिंग का अधिकार दिया गया था। और सबसे बड़ी बात जो 1919 के अधिनियम में है कि प्रांतीय जो बजट बनती थी, पहले सम्मिलित रूप से बना करती थी, लेकिन अब प्रांतीय बजट को केंद्र के बजट से अलग कर दिया गया। अब प्रांत अपना बजट बनाने के लिए स्वतंत्र था। अपने विषय के, अपने क्षेत्र के विषय हेतु वो बजट अब बना सकता था। तो वो मैंने बताया कि प्रांतीय बजट को केंद्र से अलग कर दिया गया। अब आते ही इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और आने की संभावना है। तो सबसे पहला पॉइंट यह हो जाएगा कि केंद्र में, यदि एग्जाम पूछे केंद्र में द्विसदनीय विधायिका किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुई, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। और ये यदि आप कुछ स्टैंडर्ड तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों को याद रख सकते। और कार्यकाल भी आप लोग निश्चित रूप से याद रख लें कि केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, वही विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इस पर भी आप स्टार लगा ले, जितना स्टार लगा सकते हैं लगा ले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रांतों में द्वैध शासन। तीसरा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रख लें, एकदम याद रख लें। अब आते हैं 1935 का अधिनियम, जो कि अंतिम अधिनियम था और काफ़ी महत्वपूर्ण। आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का सपना वो लोग देखें, अंग्रेज, कि भारत को अखिल भारतीय संघ के रूप में बनाना है। तो अखिल भारतीय संघ में कौन कौन होंगे? 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी और देशी रियासत होंगी। तो इसमें कितने होंगे? 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी और बाकी देशी रियासत होंगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब 1858 का अधिनियम आया था और महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा हुआ था, तो क्षेत्र अधिग्रहण, जो अंग्रेज की क्षेत्र अधिग्रहण की नीति थी, वहां पे अंकुश लगा दिया गया था और महारानी विक्टोरिया द्वारा बोला गया था कि अब किसी प्रकार का क्षेत्र अधिग्रहण नहीं होगा। तो इस संदर्भ, और जो राजा हैं उन्हें राजा को छूट दी गई, अपने विकास और अपने कार्यों के लिए छूट दी गई थी। तो इसके कारण यहाँ पे देशी रियासत को स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन देशी रियासत अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण अंग्रेजों का जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो सपना था वो धूमिल हो जाता है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। प्रांतों में जो हम लोगों ने देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हो जाती है। तो वही 1835 के अधिनियम में जो प्रांत का जो द्वैध, याद रखिएगा, प्रांत का द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है और वह द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और जैसे द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना होती है। प्रांतीय स्वायत्ता का स्थापना का मतलब क्या? अब वो किसी भी कार्य के लिए वो
प्रांतीय विधानसभा स्वतंत्र थी। अब किसी प्रकार का नियम कानून चाहे बजट हो और किसी मुद्दे पर वो अब उसे अनन्य अधिकार दे दिया गया था प्रांतीय विधानसभा को। अब चौथा है कि इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, कलकत्ता में होती है और शायद 1837 में स्थापना होती है, फंक्शन में आ जाती है 1837 में। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है जिनके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पो होते हैं। तो फिर यह कैसा है, वो तो बंगाल था वो था, लेकिन इसके तरह एक संघ मतलब कि पूरे भारत के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है जिसके फर्स्ट न्यायाधीश सर मैरिस गेवियर होते हैं। तो आप लोग याद रखिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1835 के अधिनियम के तहत 1837 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है जिसके पहले न्यायाधीश मैरिस गेवियर होते हैं और 6 अन्य भारतीय होते हैं। तो 6 अन्य भारतीयों में 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 6 अन्य न्यायाधीश में 2 भारतीय न्यायाधीश भी है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम था जस्टिस M.R. जैकब और दूसरा जस्टिस M.R. सुल्तान। ये 2 व्यक्ति भारतीय होते हैं, ये दोनों भारतीय हैं जिन्हें अन्य मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और सबसे इस 1835 का अधिनियम की जो सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ पर तो विषय का बंटवारा होता है, लेकिन यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है। तो आपसे पूछ ले कि शक्तियों का मतलब केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के जरिए केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाता है। तो शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, तो वो 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन होता है। एक संघ सूची विषय, प्रांतीय विषय या प्रांतीय सूची या समवर्ती सूची। हम लोग वर्तमान में भी विषय का बंटवारा जिसे हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची पे केंद्र, राज्य सूची पे राज्य, समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं। तो उसी प्रकार केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाता है जो क्रमशः संघ विषय, प्रांतीय विषय, समवर्ती विषय या सूची के रूप में जाना जाता है। संघ सूची में कुल 59 विषय होते हैं, प्रांतीय विषय में 54 और समवर्ती विषय में 36 विषय होते हैं। और इसके जरिए आप लोगों को पता होगा कि जो भारत सचिव का सृजन 1858 में हुआ था, भारत सचिव और भारत परिषद का सृजन 1858 के एक्ट के जरिए हुआ होता है। 1858 के एक्ट के जरिए हुआ होता है। अब इसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त की जाती है। इसी अधिनियम द्वारा 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है और भारतीय मुद्रा एवं साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि मैं मानूं इसके सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट मैंने लिखवाया वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ सांप्रदायिकता का विकास 1909 से स्टार्ट हुआ था, जो फिर 1919 में पहुँचा और वही क्रमशः आगे भी 1935 में भी सांप्रदायिक आधार पे विकास, निर्वाचन क्षेत्र मताधिकार का विकास होता रहेगा। दोस्तों, मुझे आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर किए। और यदि किसी प्रकार की समस्या आती हो, जितना मैंने पढ़ाया, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम पंचायत, आप वहां जाकर जुड़िए और वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है एग्जाम पंचायत और ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और वहां जुड़कर अपनी समस्या और डिस्कशन और नए तथ्य आप ग्रुप में डाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो मैंने आपको बता ही दिया कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।